अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और आपका आज का दिन बहुत ही खूबसूरत उसका आगाज़ हुआ होगा। तो क्यों ना आज के दिन को एक मुस्बत सोच के साथ ही मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सोच पर जो हमारी ज़िंदगी में इनकलाब ला सकती है। सोच ये है कि जनाब इंसान के लिए बदलने का मौका हर वक्त होता है। कभी ये नहीं कहा जा सकता कि देर हो चुकी है। आपने महसूस किया होगा कि हमारी ज़िंदगी में ना बहुत बार तब्दीली आती है, चेंज आता है, चाहे वो हालात की वजह से हो, टाइम की वजह से हो या फिर हमारी अपनी कोशिशों की वजह से हो, लेकिन तब्दीली ज़रूर आती है। अक्सर लोग ना इससे घबराते हैं, चेंज होने से घबराते हैं, क्योंकि बदलाव मुश्किल होता है, लेकिन ये जितना कठिन है उतना ही ज़रूरी भी होता है। हकीकत ये है कि जो तब्दीली हमारे दरवाज़े पर दस्तक दे वो हमेशा हमारी बेहतरी के लिए आती है। और तब्दीली का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमें नई राहें दिखाती है। ज़िंदगी में तब्दीली का कोई ख़ास वक्त नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कुछ नया करना चाहें, उसकी अर्ज हो आपको, तो उसे शुरू करने का बेहतरीन वक्त वही होता है जब आपको वो सोच आती है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि आपको लगता है कि जनाब आपको नौकरी चेंज करनी चाहिए या आप अपने जो तालीम है उसको दोबारा से शुरू करना चाहते हैं या आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो इसमें देर कैसी फिर? अगर आज आप ये पहला कदम उठाएंगे तो यकीन करें कि कल का जो दिन है वो आपके लिए मज़ीद बेहतर साबित होगा। और हम सब अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर मायूस हो जाते हैं, लेकिन मायूसी का मतलब ये नहीं है कि हम रुक जाएं अपनी ज़िंदगी में, बल्कि ये वक्त होता है अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत देने का, एक नई डायरेक्शंस देने का। तो याद रखें कि जो बदलाव होता है, जो चेंज होता है, वो कभी भी आए उसका मकसद आपकी ज़िंदगी को संवारना होता है। तो ज़िंदगी में तब्दीली से कभी नहीं आपने घबराना है, कभी नहीं डरना है, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो। हर तब्दीली में कोई ना कोई बेहतरी का एक कह लें कि सीक्रेट राज ज़रूर छुपा हुआ होता है। तो इसलिए जब भी आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं चेंज होने जा रही है या आपको कोई ऐसा फ़ैसला लेना पड़े कि आपको उसके बाद अपनी ज़िंदगी चेंज होती हुई नज़र आए, तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ये रिस्क लेना चाहिए। क्या पता कि ये जो बदलाव है ये आपकी ज़िंदगी के लिए कितना अच्छा साबित हो, फ़ायदेमंद साबित हो। तो इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए एटलीस्ट चेंज से। और चेंज एक ऐसी चीज़ है जो कि कांस्टेंट रहती है। हर चीज़ बदल सकती है, लेकिन जो चेंज है ना वो कभी भी नहीं बदल सकता है। तो इसलिए ज़िंदगी में चेंज को एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश किया करें। तो हम भी जनाब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मौसमियाती तब्दीली है वो रैपिडली उसमें कहीं ना कहीं चेंजिंग्स होती जा रही हैं, जिसको हम लोग मसला नहीं समझते थे कह लें कि पिछले कई सालों से, और अब उसके वर्स्ट जो नताइज हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं कि अब हम नवंबर के मिड में बैठे हुए हैं और लेकिन सर्दी नहीं है। उस तरह सर्दी रिकॉर्ड नहीं की जा रही है या महसूस नहीं की जा रही जिस तरह हम अगले पिछले अगर सालों में देखा जाए तो इस महीने में या इस डेज़ में हम लोग अच्छे खासे गर्म कपड़े पहन रहे होते थे, लेकिन अभी भी दोपहर के वक्त तपिश महसूस की जा रही होती है। तो ये इससे किस तरह कोप अप किया जा सकता है और ये मज़ीद किस तरह हमें मुतासर कर सकती है, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर खालिद महमूद साहब मौजूद हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, ग्लोबल वार्मिंग एक कह लें कि पूरी दुनिया का मसला है ये, और सबसे ज़्यादा जो मुतासर मुझे लगता है कि हमारा ख़ित्ता और हमारे ख़ित्ते में पाकिस्तान ज़्यादा हो रहा है। तो इससे किस तरह या तो मैनेज किया जा सकता है या पर इससे कोप अप किया जा सकता है? जी, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली तो जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा बाकी, और ग्लोबली एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसका आया। लेकिन अब हम चूँकि ख़त इस्तवा के करीब हैं, इक्वेटर के करीब हैं, तो यहाँ पे सूरज की शुआएं पहले ही ज़्यादा पड़ती हैं, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है।
एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्दर्न पोल यूरोपियन इलाके हैं या इस तरह के जो ऊपर वाले इलाके हैं। तो जब भी ये एक ग्लोबल ये सिनेरियो बनेगा तो जिस जगह हीट ज़्यादा थी वहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगी। अगर एक जगह पे टेम्परेचर 24 था तो वो हो सकता है कि वो 36 तक 40 तक चले जाए। ऑन द अदर हैंड जो ऊपर के इलाके थे जहाँ पे टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सेल्सियस होता था तो वो 4 पे चले जाएगा, तो उनके लिए सूदिंग इफेक्ट ही होगा, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो ये जो दूसरी बात है कि हम पाकिस्तान इस रीजन के अंदर ज़्यादा इफेक्ट, ऐसा नहीं है। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट तो इस रीजन में जितने भी हैं, इंडिया ले लें, बांग्लादेश ले लें, श्रीलंका ले लें या बाकी जो हमारे पास अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, सब के ऊपर है। लेकिन अब दूसरी बारी ये आ जाती है कि जो सिचुएशन हमारी तरफ आ चुकी, हम उसको कैसे बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं। हाँ, ठीक है। एक तो वो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन हमारे पास आई, दूसरा हमने खुद भी तो खूब छेड़खानियाँ की नेचर के साथ। अभी ये पिछले दिनों की बात है जब खबर गर्म थी कि जी आमों के बागात काटे जा रहे हैं मुल्तान में, और आज मुल्तान भी लाहौर जैसी फहरिस्त के अंदर शामिल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरीके से लाहौर जो है उसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ बना के ग्रीनरी ख़त्म कर के, तो ये हमने जो ग्लोबल हमारे पास एक हिस्सा आया वो तो आया ही आया, हमने खुद से उसके अंदर फिर मज़ीद शामिल किया, ना कि हम उसको कम करने के लिए तदारुक के लिए कोई ना कोई इंतजाम करते। तो क्या फिर आगे इन अ कमिंग डेज और इन अ फ्यूचर हम लोग क्या इसकी बेहतरी के लिए कर सकते हैं? हमने वो जो इक़दाम लिए उसको रिवर्ट बैक करना होगा। अब देखें, अच्छा। नेचर जो है उसकी सेटिंग्स हैं, जब हम उसको सेटिंग्स को डिस्टर्ब करते हैं तो फिर नेचर का एहतजाज करने का अपना तरीका है। ये असल में अब नेचर का वो एहतजाज है जो हम भुगत रहे हैं। ठीक है। अब हमें ग्रीन स्पेसेस बढ़ानी पड़ेंगी। अच्छा, और ये ऐसा नहीं है कि हम ग्रीन स्पेसेस एक साल में बढ़ा लेंगे तो अगले साल चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। हमें सबसे पहले तो जो हकीकत है उसको तस्लीम करना पड़ेगा। हम जब हमेशा सारा का सारा बर्डन जो है वो हमसाया मुल्क की किसी और पे डाल देते हैं ना। हाँ। डाल देते हैं। और फिर दूसरा, मैंने अभी रिसेंटली मैं मोटरवे पे ट्रैवल कर रहा था तो आई हैव सीन के मोटरवे के अलोंग जो है फसलें जलाई जा रही हैं, और वो चंद एक फसलें थी जो जल रही थी। तो मेरे जहन में ऐसे सवाल आया कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो हमसाया मुल्क को कहते रहते हैं कि वो नहीं करते। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये रियलाइज़ हुआ कि शायद ये इसलिए किया जा रहा है ताकि ध्यान ये रहे देखने वालों का कि ये हम पब्लिक ही रिस्पॉन्सिबल है इसकी। देखें, खुद फसलें जला रही हैं, जबकि मैं नहीं समझता यहाँ पे जो बड़े बड़े इकदाम हुए, पब्लिक ने बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ की नहीं बनाई। लाहौर इस कदर बढ़ा के जो मुझे एक राइटर का जुमला याद आता है कि लाहौर के इर्द गिर्द भी लाहौर है। इस कदर उसको बढ़ा दिया कि अब वो कहीं उसके ग्रीन स्पेसेस की जगह ही नहीं बची। वो जो फसलें होती थी सारी वो ख़त्म हो गई। और इसी तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमने ख़राब किया, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि फिर हर शख्स को अपनी गाड़ी बाहर लेकर आनी पड़ी। हाँ। और फिर जो हमने वो अपनी तरफ से बड़ा एक अच्छा कदम उठाया कि हमने टांगों को रिप्लेस किया वो चिंची रिक्शों से। लेकिन अब उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, उनका कोई लाइसेंस नहीं है, उन्हीं को चलाने वाले भी हमें, और अब हम उन्हीं को बंद कर रहे हैं। और मैंने ये देखा कि वो जो होते हैं, ये अक्सर जो रिक्शा होता है जो ख़ास तौर पे CNG पे चल रहा होता है, वो साथ में इंजन ऑयल जो है वो इंजन के अंदर बर्न करते हैं। हालांकि वो इसलिए नहीं होता, उससे जो नॉक्सेस और जो इस तरह की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो आंखों में चुभन का बायस बनती हैं। हमने वो उन पे चेक भी कोई नहीं रखा। अब जब हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं तो बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये पब्लिक के हाथ में नहीं है उस तरीके से वो कंट्रोल करता। ठीक है। ये हुकूमतों की जिम्मेदारियां होती हैं कि वो फोर्स ही करें। एक काम होने जा रहा है, उसके होने से पहले उसका ध्यान रखें। सही। मिसाल के तौर पे हुकूमत कर तो रही है, सारी चीजें बंद कर रही है, तालीमी इदारे और बाकी सारी चीजें भी बंद कर रही है। वो अब रिएक्शन में कर रही है। अच्छा। ये वर्स्ट सिनेरियो होता है। ये यूं समझ लीजिए कि हम अगर पहले ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं और ध्यान रखेंगे कि हमें कैसे एक्सीडेंट से बचना है, तो इट इज मोर ईजियर। एक्सीडेंट हो गया और होने के बाद अब हम ये कोशिश करें कि किस तरह से नुकसान कम करें, तो अब ये मुश्किल होगा, कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाएगा। ठीक है। तो फिर इन लॉन्ग रन फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर अभी हमारे पास तो यही ऑप्शंस है कि जनाब इदारे बंद कर दिए जाएं, स्कूल्स बंद कर दिए जाएं, यूनिवर्सिटीज़, या वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए, जो हमने पहले भी देखा है, पिछले साल भी यही हुआ। तो हमारे पास तो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ तो यही हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ यही हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म हम हर साल अगले 20 सालों तक इदारे बंद तो नहीं करते रहेंगे। हमें गर्मियों की छुट्टियां भी देनी होती हैं, हमें सर्दियों की छुट्टियां भी देनी होती हैं। हम कितना बंद करेंगे? ये तो फिर 6 माह बंद रहा करेंगे हम। तो वो हमारी जो आने वाली नस्ल है वो उतनी तालीम भी नहीं ले सकेगी जो होनी चाहिए।
अब क्या है कि ये तो वक्ती तौर पे अभी हमें कंट्रोल करने के लिए बेहतर है, लेकिन उन देखा जाए वजूहात क्या हैं जिनकी वजह से ये हुआ, जिसमें अब मजीद हाउसिंग सोसाइटीज़ को रोकने की कोशिश की जाए। वो जो रूल था हमारे पास कि हाउसिंग सोसाइटी का एक ख़ास हिस्सा जो है वो पार्क के लिए मुख्तस होगा, उसको रिस्टोर करने की कोशिश की जाए। तो ये तो अभी जो हमारे पास प्रिवेलिंग सिचुएशन है इसके लिए हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन हमें अब दूसरा ये ध्यान रखें कि कौन सी सिचुएशंस फ्यूचर में बन सकती हैं। ठीक है। हमारे पास लाहौर के अंदर, मैं बीइंग साइंटिस्ट और बीइंग वाटर प्रोफेशनल, मैं ये देखता हूँ कि शायद 10 साल बाद 15 साल बाद कराची की तरह हमें लाहौर में पानी के टैंकर्स खरीदने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बजाय इससे कि हम उस वक्त रिएक्टिव हों, उस वक्त हम कंडीशंस लगाएं कि नहीं आधे लोग पानी पिया करेंगे और आधे लोग पानी नहीं पिएंगे, हाँ। तो हम आज क्यों नहीं उसका ख्याल करते। एक तरफ तो हम डूब रहे हैं जब बरसात के मौसम में पूरा लाहौर चौक हो जाता है, और दूसरी तरफ हम ही प्यासे भी मरेंगे। तो हमें बहुत से पॉलिसीज वक्त पे लेनी होती हैं, जिसको अगर पास्ट में ऐसा, माजी में ऐसा नहीं होता रहा, तो कम से कम अब आगे हालात को देखें। लेकिन एज ए साइंटिस्ट आपको लगता है कि जिस तरह हम लोग आर्टिफिशियल रेन की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, हुकूमत भी इसके ऊपर काम करना चाह रही है, तो वो एक सोल्यूशन हो सकता है? वो सोल्यूशन कैसे होगा? देखें, हाँ। हम तो वो मुल्क हैं अभी फिलहाल इकोनॉमिकली, हाँ। जिसके लिए बहुत से काम करने के लिए पैसे नहीं है, हाँ। तो ये कितनी और ये सिर्फ एक एपिसोड करने के लिए आपको पता है 35 करोड़ लगेगा। और लास्ट ईयर जब हमने ये प्रैक्टिस की थी तो उसकी वजह से इफेक्ट कितना कंट्रोल आया था। हमारे पास हार्डली 2.5 दिन 3 दिन गुजरे थे, 1-2-3 दिन बस गुजरे थे, और उसके बाद बाकी चूंकि जो मसाइल जो कॉजिंग थे इससे वो तो वैसे ही थे, हाँ। इससे कहीं आसान है कि हम कंट्रोल रखें। ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो हैं पूरा साल इनको पकड़ा करें, अच्छा। ना कि इन दिनों में सिर्फ पकड़ना शुरू करें, ताकि वो इन दिनों में जब चल रही हो तो ठीक हो। ये जो बाकी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और बाकी सारी चीजें, हाँ। वो जो CNG LPG पे चलने वाली गाड़ियां हैं और वो अपने अंदर वो इंजन ऑयल को बर्न कर रही हैं अपने उसके इंजन के अंदर, उनको हम पहले क्यों नहीं रोकते? हमारे पास जब मुसीबत पड़ जाती है तब उसको इतनी जल्दी कॉप अप करना आसान तब हमें होश आता है कि जब सर्दियाँ आ रही होती हैं तब हमें पता चलता है अच्छा हमने तो स्मोक पर भी काबू पाना था, और पहले जितने भी महीने गुजरते हैं हम लोग सोए हुए होते हैं। तो ये पूरा साल जो है ना, ये प्रैक्टिस हमारी रहनी चाहिए, क्रैकडाउन्स करने चाहिए, ताकि जब सर्दी का मौसम आए तब ये स्मॉग इतनी ज़्यादा एग्रीवेट ना हो जाए जिसके नरगे में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। तो हम डॉक्टर खालिद महमूद से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब, हर तरफ एक ही बात हो रही है और वो है स्मॉग के हवाले से। तो ये स्मॉग है क्या, कहाँ से आई है और कब से इसके ऊपर काम किया जा रहा है? तो इसके ऊपर एक पैकेज तैयार ख़ास तौर पर किया गया है आप लोगों के लिए, तो आइए वो पैकेज देख लेते हैं। पिछले तकरीबन 1 महीने से आप ये स्मोक का लफ्ज रोजाना सुन रहे हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए, अखबार पढ़ते हुए या टीवी देखते हुए आप ये लफ्ज कहीं ना कहीं रोजाना सुनते होंगे। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि स्मोक किसको कहते हैं और आखिर ये इतना बड़ा मसला क्यों बना? स्मोक इंग्लिश जुबान के 2 लफ्जों यानी स्मोक और फोग से मिलकर बना है। माहिरीन के मुताबिक जब इंसानी हरकत की वजह से खारिज होने वाला बहुत ज्यादा धुआं फिजा में मौजूद बुखारात से मिलता है तो इससे स्मोक जन्म लेती है। मगर यहाँ पर फिर से एक और अहम सवाल पैदा हो जाता है कि फैक्ट्रियों, भट्टों, गाड़ियों और दीगर जराया से तो धुआं गर्मियों में भी खारिज होता है, मगर ये स्मोक इसी मौसम में क्यों सामने आती है? कि वकूअ पजीर होने की साइंसी वजह को माहिरीन टेम्परेचर इन्वर्जन का नाम देते हैं। ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होती है? इससे पहले हमें जानना होगा कि हमारी फिजा यानी कि एटमॉस्फेयर को मुख्तलिफ परतों में तकसीम किया गया है और फिजा की सबसे निचली लेयर को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये वो परत है जिसमें हम रहते हैं और सांस लेते हैं। इसी लेयर में इंसानी हरकत की वजह से जो धुआं निकलता है वो ऊपर फिजा में सफर करता हुआ फिजा की दूसरी लेयर यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में दाखिल हो जाता है। हम फिजा में जितना ऊपर जाएं दर्जा हरारत कम होता जाता है, जिसकी वजह से तमाम धुआं गर्मियों में वापस जमीन पर नहीं आता। मगर सर्दियों के दिनों में हमारी सबसे निचली लेयर बहुत ठंडी होती है और ऊपर वाली लेयर गर्म होती है, जिसकी वजह से माहौल में इकट्ठा होने वाला तमाम पार्टिकुलेट मैटर बुखारात से मिलकर वापस जमीन की तरफ आ जाता है, जिसको हम स्मोक का नाम देते हैं। अब ये तो आपने जान लिया कि स्मोक किसको कहते हैं, मगर ये भी जान लेना बहुत जरूरी है कि इसके हमारी सेहत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके जानलेवा असरात को समझने के लिए हमारे पास तारीख से एक बहुत बड़ी मिसाल मौजूद है। सन 1952 में बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन के गिरदागिर्द बहुत ज्यादा स्मोक हो गई थी और इसी वजह से एक ही साल में हजारों लोग लुकमाए अजल बन गए थे। मुर्रिखीन इस वाकया को आज भी द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन के नाम से याद रखते हैं। बरतानिया के बाद एशिया के मुतअद्दिद मुमालिक को स्मोक का ये मसला दरपेश आया, जिसको चीन ने कमाल मुहारत से हल किया है। चीन का सालाना बजट महज आलूदगी पर काबू पाने के लिए
ये $3.5 अरब है। माहिरीन के मुताबिक लाहौर की मौजूदा स्मोक वाली सूरत हाल में 1 साल रहने का मतलब अपनी जिंदगी से 4 साल और 8 माह खत्म करने के बराबर है। इसके अलावा नज़ला, खांसी, बुखार और फेफड़ों के मुतअद्दिद अमराज स्मोक से लाहक हो सकते हैं। क्वालिटी इंडेक्स के जरिए से हम हवा में मौजूद पोल्यूटेंट्स की मिकदार को नापते हैं, जिसको मापने के लिए हुकूमत पंजाब ने चीन की मदद से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को मुमकिन बनाया है और शहर में मोबाइल एयर क्वालिटी ऑब्जर्वर्स को मुख्तलिफ जगहों पर सेट किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेट किए गए मायार के मुताबिक 300 से 500 के दरमियान का एयर क्वालिटी इंडेक्स सेहत के लिए इंतहाई ज्यादा खराब है और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले कई दिनों से 1000 से भी ज्यादा तजावुज कर जाता है। स्मोक से डरने की बजाय हमें इससे लड़ने की जरूरत है और इसका वाहिद हल कार्बन एमिशंस पर काबू पाना है। हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को COP29 के सिलसिले में आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में जाना पड़ा, जहाँ पर इन्होंने तरक्की याफ्ता मुमालिक से मुतालबा किया है कि वो आलूदगी को रोकने के लिए गरीब मुमालिक की मदद करे, क्योंकि आलूदगी फैलाने में उनका हिस्सा सबसे ज्यादा है। हमारा प्यारा शहर लाहौर इस तरह से एक बड़े मसले से दो चार है, जिसको रोकना न सिर्फ हुकूमत बल्कि शहरियों का भी काम है। शहर लाहौर की रोशनियों को मध्यम करने वाली इस स्मोक से निजात पाने के लिए जरूरी है कि हम बाहम मिलकर एक जिम्मेदार कौम की तरह अमल करें, क्योंकि स्मोक सिर्फ एक सेहत का मसला नहीं है बल्कि ये एक मुआशी और समाजी अलमिया भी है। हमें चाहिए कि आग लगाने से बाज रहें, अपनी जाती मोटरसाइकिलों गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और सबसे अहम ये कि कारखानों से निकलने वाले खतरनाक धुएं की रोकथाम के लिए हुकूमत पर दबाव डालते रहें। और जनाब स्मोक के हवाले से ये पैकेज था कि स्मोक कहाँ से शुरू हुई और किस तरह कितने लोग जो है सिर्फ स्मोक की वजह से लुक़मा अजल बने थे। जब ये शुरू हुई थी लंदन में सबसे पहले इसको देखा गया था, विटनेस किया गया था और वहाँ पे बहुत से लोग जो है लुक़मा अजल बने थे और तब से ये चलती ही आ रही है। तो स्मोक के मुख्तलिफ़ कह लें कि मसाइल हैं और ये हमें किस तरह मुतासर कर रही है हमारी सेहत को, और ख़ास तौर पर आजकल आपको पता है कि आँखों का इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पिंक आई ख़ास तौर पर स्मोक की वजह से हो रहे हैं आंखों में इन्फेक्शन, उससे किस तरह बचना है। और जिन लोगों को ऑलरेडी कोई ना कोई सर्जरी किसी ने करवाई है या करवानी है, तो क्या ये सूटेबल मौसम है उनके लिए या नहीं है, इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर मोइन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि आई सर्जन है। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ये स्मोक क्योंकि बढ़ती जा रही है और ये वैसे ही हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा कह लें कि मुतासर कर रही है और आँखों को भी मुतासर कर रही है। कितने जो पेशेंट हैं वो हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं ये आंखों के इन्फेक्शन के हवाले से? हमारे आंखों, क्योंकि स्मॉग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड रहते हैं एयर के अंदर, और उन पार्टिकल्स के साथ बैक्टीरिया, वायरस ये चिपक जाते हैं। जिस तरह खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वो ज़्यादा हो रहा है स्मॉग की तरह, इसी तरह वो पार्टिकल सस्पेंडेड जब आँख के अंदर जाते हैं तो आँख के अंदर एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट एलर्जी करते हैं, आँख में इरिटेशन काफ़ी करते हैं, जिसकी वजह से पानी आएगा, उनको आँखें स्टिकी हो सकती हैं, खारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, और कई लोग कहते हैं हमें नज़र नहीं आ रहा, धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है, तो ये लोगों को बहुत तंग करता है। तो उसमें फिर लोग ये भी करते हैं कि जैसे ही खारिश होती है आंखें मलना शुरू कर देते हैं, तो और आपको ये नहीं पता होता हाथ आपके कहाँ से आए, तो वो इन्फेक्शन हाथों से भी आपकी आ जाती है। तो मल्टीपल फैक्टर हैं जिनके साथ मिलके स्मॉग की वजह से एक तो आंखों में इन्फेक्शन हो सकती है, दूसरा एलर्जी हो सकती है जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है। फिर उसकी वजह से जब वो देखते हैं आंखों में जलन का एक एलिमेंट भी, लोग कहते हैं कि जी जैसे ही निकलते हैं तो फौरन जलन होना शुरू हो जाती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स तो हवा में चल रहे हैं, तो और बाहर भी निकलना है, एक्सपोज भी होना है हमने स्मोक के साथ। तो सबसे पहले हम देख लें कि कौन से लोग हैं जो कि इफेक्ट ज्यादा होंगे। जो बाइक यूजर हैं वो इसमें से सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे, क्योंकि वो आप देखें इतने ज्यादा पार्टिकल्स है, जैसे आप बाइक स्पीड पे चलाते हैं तो हवा बढ़ती है, इतने प्रेशर से वो चीजें बहुत ज्यादा आती है। तो बाइक वालों को बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली जो लोग ये बाइकिया या बाकी चीजें जो सर्विस, कोरियर सर्विस देते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें बाइक के अंदर अगर कुछ नहीं है तो हेलमेट तो लाजमी है वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से, तो हेलमेट विद वाइजर होनी चाहिए ताकि जो पार्टिकल्स हैं आपके अंदर ना जाएं, और उसके अंदर डबल प्रोटेक्शन की उसके नीचे भी अगर आप सन ग्लासेस लगा लें तो वो और आपको हेल्प करेगी कि आपको कम से कम वो पार्टिकल्स अंदर ना जाएं। और अब जब आप चले गए हैं और उसके बाद अंदर आए हैं तो पानी से आप छींटे मार के उसको क्लीन कर लें, पानी से आप अच्छे तरीके से, ताकि वो डाइल्यूट होकर, जिस तरह मिट्टी को चीज पड़ी है तो आप साफ कर लेते हैं ताकि वो वहां से डाइल्यूट होकर निकल जाए। और अगर उसके बावजूद भी कुछ रहता है तो फिर हमें देखने की जरूरत पड़ती है कि हमें कोई ड्रॉप्स इस्तेमाल करने की जरूरत है जिनमें एंटी एलर्जी भी हैं, एंटीबायोटिक भी हैं। लेकिन इनिशियली यही होता है कि आप उसको अच्छी तरह वॉश कर लें तो मेजॉरिटी ठीक रहते हैं उसकी वजह से।
और फिर ये है कि जिस वक्त स्मॉग के पीक टाइम होते हैं, देखिए गवर्नमेंट ने भी उसकी वजह से स्कूल में छुट्टियां दी हुई हैं। वजह यही है कि जब पीक टाइम है उस वक्त एक तो हम स्मॉग इंक्रीज ना करें, और जो गवर्नमेंट की तरफ से ये भी है कि लोगों को नुकसान ना हो उसकी वजह से, तो वो सेहत पे नुकसान को भी बचाती है। और उसमें आंखें ऐसी हैं कि इतने डेंजरस केमिकल्स हैं उसमें जो कि आंख में जा रहे हैं, तो वो नहीं जाएंगे। लेकिन अगर डॉक्टर साहब इसको प्रिवेंट ना किया जाए, अगर हम खुद ही अपनी ध्यान ना रखें और इस तरह बस लगे हुए हैं और आंखों को धो भी नहीं रहे हैं, प्रिवेंशन भी नहीं कोई कर रहे हैं, तो क्या आई साइट को नुकसान पहुंच सकता है? आई साइट को नुकसान इस रूप में पहुंचेगा कि वही चीज़ें जो हम कह रहे हैं पार्टिकल्स हैं, कॉर्निया जो आपका क्लियर पार्ट है उस पे जाके चिपक जाएंगे, तो वहाँ से वो इन्फेक्शन करेंगे। और कई बार इन्फेक्शन में ऐसा होगा कि काफ़ी पेनफुल आई होगी, उसकी वजह से इरिटेशन होगी, नज़र टेम्परेरीली ड्रॉप करेगी। अच्छा। कई लोगों को इन्फेक्शन बढ़ के आंख के अंदर भी फैल सकती है, जिसकी वजह से हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। और बहुत ही रेयरली किसी की आंख खुदा न खास्ता ज़ाया भी हो सकती है। अच्छा। तो वो बहुत एक्सट्रीम है कि जिसको खुदा न खास्ता उस लेवल तक पहुंच जाए। लोग अक्सर बीच में ट्रीटमेंट करा लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग इतनी स्टेज तक भी ना पहुंचे कि ये हो। और देहातों में स्पेशली वहाँ पे केमिकल जैसे स्प्रे वगैरह कई बार करते हैं, ये स्मोक जिस तरह फसलें जलाते हैं, तो वहाँ तो ये बहुत प्रॉब्लम है। और वहाँ फंगस जो है ना वो ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा होता है। अच्छा। अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए आंख में या कॉर्निया में, तो दवाइयाँ बहुत कम है उसको कॉम्बैट करने के लिए। और फंगस एक ऐसी चीज़ है वो अंदर जाके छुप जाता है और वो चीज़ें उससे दवाइयाँ उस पर असर नहीं करती। तो उसके साथ प्रॉब्लम और ज़्यादा आ सकती है उन लोगों को। ठीक है, तो इसलिए आपने अपनी आंखों का ख्याल रखना है। ओवरऑल अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो आपकी आई साइट भी अच्छी रहेगी। अच्छा, दूसरा जिसने मैं बात करी थी कि ये वाला जो मौसम है ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर किसी ने आई सर्जरी करानी है या कोई ऐसा ऑपरेशन है तो सजेस्ट करते हैं आप लोग? नॉर्मली लोग इस मौसम में ऑपरेशन कराना पसंद करते हैं क्योंकि मौसम ज़रा ठंडा हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली लोग गर्मी में बहुत गर्मी में नहीं कराते। स्मॉग है। दूसरा मैं जिस तरह कह रहा था, एक वो चीज़ आती है जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत आती है, तो स्मॉग में ह्यूमिडिटी नहीं है, लेकिन चूंकि रिवायती ये चलता आ रहा है पहले से कि ये इशू है, तो अगर आप सर्जरी कराते भी है तो जिन जगहों पे सर्जरी होती है वो तो एक स्टरलाइज एनवायरनमेंट है जहाँ पे हो रही होती है। तो अगर किसी ने बाहर जाके काम करना है सर्जरी के बाद या कोई बहुत ज़्यादा ऐसी हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए सर्जरी को। लेकिन अगर सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप घर में ज़्यादा रहें, बहुत एक्सपोजर ना करें, ताकि आपको स्मॉग की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कम है। लेकिन इस वक्त डायरेक्टली ये नहीं हो रहा कि सर्जरी कराते हैं और स्मोक की वजह से कि बहुत ज़्यादा 100% किसी की इन्फेक्शन आ रही है, लेकिन उसके अंदर जिस तरह आपने कहा है उसमें कॉशन और एहतियात बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जब जाते हैं तो ग्लास, जिस तरह सर्जरी के बाद हमेशा कहते हैं कि काले चश्मे लगाएं, टिंटेड लगाएं, वो प्रिवेंट करते हैं कि आंखों में धूप पड़ती है, इरिटेशन नहीं होती, और वो भी पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकते हैं। तो वो दोनों चीज़ें हैं जो कि प्रिवेंट करती है। फिर आपने देखा होगा सर्जरी करते हैं तो पट्टी लगा के भेज देते हैं, तो पट्टी लगाने का मकसद भी यही होता है कि जितनी देर तक मरीज घर में जाता है तो तब तक उसको ना हो। कई बार मरीज ऑपरेशन करा के बाइक पे जा रहे होते हैं घर, किसी ने बाइक पे जाना है, तो जो बाइक या रिक्शे पे जाएगा तो वो देखें पार्टिकल्स अगर वो आएंगे तो चांसेस तो काफ़ी हैं उसकी वजह से। तो अगर करते हैं तो आपको एहतियात करने की ज़रूरत ज़रूर रहती है और काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि ये चीज़ ना हो। और जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है वो लाजमी इस्तेमाल करनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मरीज़ को फ़ौरन चेक कराएं। और स्पेशली जो डायबिटिक मरीज़ हैं, चूँकि डायबिटीज़ है उसके अंदर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकती है, या कॉर्निया या आंख के अंदर जो भी सर्जरी की है उसके बाद इम्यूनिटी आपकी डाउन होती है, तो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकते हैं। तो उनको ज़रूरत रहती है कि वो अपनी एक तो शुगर बेहतरीन कंट्रोल करें, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिवली मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शुगर आपकी कंट्रोल हो ताकि इन्फेक्शन का रेट आपका बहुत ज़्यादा ना जाए और आप प्रोटेक्टेड रहें, और साथ आपकी हीलिंग भी बहुत अच्छी होती है अगर आपका वो सही है। इसी तरह स्मोकिंग है वो भी हीलिंग को रोकती है डेफिनेटली। तो सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा स्मोकिंग भी इंडिकेटेड नहीं है, मरीजों को बड़ी मुश्किल से रोकते हैं जो स्मोकर्स होते हैं कि आपने हफ्ते तक स्मोकिंग नहीं करनी। तो वो बहुत मुश्किल लिए तो बड़ा मुश्किल ये होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको समझाना पड़ता है उस चीज़ के लिए। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, आजकल मुझे लगता है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ बिक रही है ना आंखों के लिहाज से अगर देगा तो वो रोज़ वाटर है। बिल्कुल, क्योंकि हर कोई ये चाह रहा है कि अच्छा चले स्मोक से अगर हमारी इफेक्ट भी हो रही है या हल्की हल्की सुर्खी भी आ जाती है या इचिंग भी हो रही है तो हम लोग रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर लेते हैं।
क्या करें? देखिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ट्रेडिशनली हमारी सोसाइटी में हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल काफी ज्यादा ज्यादा है। हाँ, अब मेरे ख्याल से ज्यादा हो गया है तो फिर। लोग उस पर रिलाई भी ज्यादा करते हैं, फिर दूसरा उनकी कॉस्टिंग भी कम आती हाँ। है। तो ये वजूहत है जिसकी वजह से है ट्रेडिशनली। अदरवाइज जो हमारे पास साइंटिफिकली दवाइयाँ हैं वो ऑब्वियसली केमिकल्स हैं जो प्रिपेयर्ड हैं, स्टरलाइज्ड हैं। मेरा मतलब मैकेनिक उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई होती है और वो मॉलिक्यूल्स सर्टिफाइड हैं, ड्रैब से सर्टिफाइड हैं। तो ऑब्वियसली वो चीज़ की मेरा मतलब क्वालिटी और बाकी चीज़ों में अब अगर कंपेयर हमारा करें तो माइंडसेट फर्क ये तो आना होता है ना चाहिए। कि जो हम लोग अगर दूसरे आई ड्रॉप्स लेंगे तो उसमें शायद कोई ना कोई उन्होंने कोई और चीज़ या केमिकल यूज़ किया हो, उसकी वजह से आंखों का इन्फेक्शन हो सकता है या कुछ और हो सकता है। माइंडसेट इस तरह का है ना। तो Mindset- अर्के गुलाब जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, ऑर्गेनिक भी होता है और कह लें कि देसी भी है, हर्बल भी है, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। वो अब हमारा इस सोसाइटी में है, देखने में ये आता है कि जो अर्के गुलाब इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं 10 मरीज देखूंगा जिन्होंने अर्के गुलाब इस्तेमाल किया और उनकी आंखें ख़राब हो गई हैं, ज़ाया हो गया, ऐसा चीज़ आती नहीं है। तो वो प्रॉबली जो अर्के गुलाब बनता भी है तो उसके अंदर भी वो कोई ना कोई प्रोसेसेस अपने कंप्लीट करते हैं और क्वालिटी मेंटेन करते हैं। अगर किसी में नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये इश्यूज आ सकते हैं उसकी वजह से। लेकिन दो चीज़ें हैं, पैरेलल चलती हैं, एक हर्बल चलती है, इंटरनेशनली भी चलती हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं हर्बल दवाइयाँ, खाने हाँ वाली जी, भी हाँ आती हैं जी। और ये भी आती हैं। तो दोनों में अब आ जाके ये नहीं कह सकते ये बिल्कुल ही ख़राब है और वो बहुत अच्छी है। अच्छी तो वो क्योंकि वो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड और उसकी सर्टिफिकेशंस हैं। अगर जिस तरह कोई चीज़ दवाई है, अगर वो बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, अगर यूएस में है, इधर है, तो वो एफडीए से अप्रूव होगी, मेरा मतलब CE मार्क मिलेगा उसे, तो उसके अंदर सारे उसके केमिकल देखे हाँ जी। जाते हैं। और यहाँ पे भी जिस तरह गवर्नमेंट को बाय करती है, आती हैं चीज़ें, तो उसकी पहले ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में जाती है, उसके टेस्ट होते हैं हाँ। और फिर वो रिलीज होती है। कई बार दवाइयों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन वो किसी चीज़ में भी आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए सारा क्वालिटी कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं तो फिर ये स्मोक की प्रिवेंशन के लिए हमें ये यूज़ करना चाहिए कि जो नहीं यूज करना स्मोक चाहिए के लिए आप इस्तेमाल, वाटर। आपको बेसिकली आसान तरीका है पानी से वॉश कर, हाँ। पानी से लेकिन वॉश कुछ कर। लोगों का माइंडसेट नहीं ना होता, वो कहते हैं अच्छा पानी से भी वॉश किया लेकिन वो उस तरह पार्टिकल्स नहीं निकले होंगे, तो रात को सोते वक्त जो ना हम रोज वाटर डाल के सोएंगे। रोज वाटर से अगर इशू नहीं आ रहा तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास टीयर ड्रॉप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लुब्रिक आर्टिफिशियल टीयर जो अच्छा, मिलते हैं। ठीक और है। उसके अलावा अगर आपको इचिंग, एलर्जी, रेडनेस है तो उसके साथ फिर आप एंटी एलर्जिक्स मौजूद हैं। जिस तरह आपका नज़ला जुकाम होगा तो एंटी एलर्जी भी खा लेते हैं, खाएंगे। सुर्फिकोल भी खा लेते हैं, दोनों चीज़ें रहती है उसके हिसाब से। तो ये आपको देखना पड़ता है कि आप किस चीज़ पे, कई अब लोगों को कन्वर्ट कराना बहुत मुश्किल होता है कि जिनका चल रहा है तो उसको हिसाब से ये नहीं है। लेकिन मार्केट में अवेलेबल हैं चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि मौजूद हैं और आप इस्तेमाल करें तो। और फिर आपको टारगेटेड इस्तेमाल करना है कि जो चीज़ इस्तेमाल करनी है, अगर आपको सिर्फ को बर्निंग आ रही है, इस तरह की चीज़ें आ रही है, तो आपने तो सिर्फ उस पानी को डाइल्यूट करके बाहर निकालना है, तो आप लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर ले। लेकिन अगर आपको खारिश होना शुरू होगी, आंखें स्वेल करना शुरू हो गई, फिर तो आपको एंटी एलर्जी की जरूरत है। फिर शायद खाली रोज वाटर काम नहीं करेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू में थोड़ी कम होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जाती है उसके हिसाब से। और किसी को अगर स्टिकी आइज आना शुरू हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिकी आइज, स्टिकी आइज का मतलब है कि आप रात को सोएं और आपकी आंखें जिससे चिपक नहीं जाती, अब हाथ पकड़ के खोलते हैं तो पलकें चिपक जाती हैं, तो गिद्ध आना जिसको कहते हैं, अगर वो आए तो इसका मतलब कि अब उसके अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो गई। अच्छा, ये इन्फेक्शन का जी इंडिकेशन बिल्कुल, है। ये तो डेफिनेट इन्फेक्शन की इंडिकेशन है। और उसके अंदर तो एंटीबायोटिक नहीं डालेंगे तो प्रोग्रेसिवली बढ़ेगी और वो जिस तरह हमने कहा कॉर्निया को डैमेज कर सकती है। तो वो बहुत जरूरी है को उसको पिकअप करना कि येलो रंग का मटेरियल अगर आंख से निकलना शुरू हो जाए, इसमें जरा डिफरेंशिएट करना जरूरी है। एक व्हाइटिश मटेरियल निकलता है, गिद्ध व्हाइटिश सी आती है, व्हाइट म्यूकस होता है जो आपके बॉडी ज्यादा एक्सेसिवली जब इरिटेट होती है तो म्यूकस प्रोड्यूस करती है, वो एलर्जी का साइन है। अच्छा, तो लेकिन अगर आपको येलोइश चीज निकलना शुरू हो जाए तो फिर इसका मतलब इन्फेक्शन है, तो उसका ट्रीटमेंट फिर लाजमी है एंटीबायोटिक। और अगर वो व्हाइटिश वाला जो म्यूकस अगर आप कह रहे हैं तो वो उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत है या नहीं है? उसके लिए एंटी एलर्जी डालने की जरूरत है, लेकिन कई लोगों का व्हाइटिश थोड़ा होता है और कभी कभी आता है, लेकिन कई लोगों का मुस्तकिल है और बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब एलर्जी की मकदार बढ़ गई है। एलर्जी भी डिफरेंट ग्रेड्स में है, एक माइल्ड है, कई लोगों की मॉडरेट है, कई सीवियर कैटेगरी के एलर्जी में आते हैं। मतलब ये जो आई वैक्स भी आती है आपकी आंख में, इसकी ये भी इंडिकेशन दे रही होती है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं एलर्जी हो रही है, आपकी आंख में हो रही है। बिल्कुल, एलर्जी का मतलब ये है कि बॉडी आपकी एक तरह से स्टिमुलेट होती है और बॉडी बेसिकली क्या कर रही है, ऐसे केमिकल प्रोड्यूस कर रही है जिससे जो पार्टिकल्स गंद बन रहा है उसको
खारिज कर रही है, सही, लेकिन सही। कई लोगों में वो रिस्पांस ज्यादा होती है और वो रिस्पांस मरीज के लिए हार्मफुल हो जाती है तो प्रोटेक्टिव रिस्पांस ठीक बॉडी है, की, ठीक लेकिन है। वो एक्सेसिव मकदार में आना शुरू हो जाए तो फिर प्रॉब्लम आती है लोगों हाँ, को। और हमें लगता है कि कोई बात नहीं, ये तो वैसे ही आती है, रात को सोते हैं ना तो वो सुबह उठते हैं तो जनाब ये आईवैक्स आ रही होती है, तो कोई बात नहीं है। इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सारी दवाइयां क्यों डालें, हाँ। जब इन चीजों को प्रिवेंट कर लें, अपनी बॉडी को नेचुरल हालत में रखें, वो सबसे अच्छी चीज है। अच्छा। तो जो प्रोटेक्टिव वेयर है पहनना, और जिस तरह जिस जगह पे डस्ट है, अगर आपको किसी चीज से एलर्जी होती है और आपको पता है कि मुझे एलर्जी है, तो लाजमी है कि आपने उधर जाना है। हाँ। गर्मियों में टिपिकली बच्चों आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, उनको जब भी आंधी आती है या मेरा मतलब मिट्टी उड़ती है तो उनको एलर्जी बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाती है। तो उनको हम कहते हैं कमरे में अंदर घर में रहा करें ताकि वो ना एक्सपोज हो। तो इस वजह से प्रिवेंशन, जो लोड है ना जिसकी वजह से एलर्जी ट्रिगर होती है, उसको उससे हमने बचना कम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा इस्लामाबाद है, वहाँ मलबरी ट्री है, उससे एलर्जी बहुत ज्यादा बहुत से होती है। लोगों को होती है, ट्रू। हाँ, तो उस वक्त अंदर रहे, कमरे में फिल्टर लगाओ तो आप बच जाएं तो सबसे बेहतर है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे कि जनाब जो स्मोक की वजह से ख़ास तौर पर लोगों को देखने को मिल रहे हैं आंखों के हवाले से। और अगर आप अच्छे तरीके से, सिर्फ यही है कि जनाब अगर बाहर आप एक्सपोज हो रहे हैं स्मोक के साथ, तो आप जहाँ पर भी जाएं, ऑफिस में जाएं, घर वापस आ रहे हैं, तो अच्छे तरीके से पानी के साथ अपनी आंखों को धोना है। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ये इनफ नहीं है, तो आप टीयर ड्रॉप्स जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर फिर भी वर्सन हो रही है, ये सुर्खी बहुत ज़्यादा आ रही है, या जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि आपकी आंखों में जो आई वैक्स है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप फिर डॉक्टर से रजू कर सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोइन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम आंखों के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज एक बहुत ही खूबसूरत दिन है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हर साल आज के दिन यानी कि 16 नवंबर को दरगुजर और बर्दाश्त का आलमी दिन मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का जो मकसद है, दरअसल आवाम को आगाही देना होता है कि आवाम को शऊर दिया जा सके कि दरगुजर करना, बर्दाश्त करना या फिर मुआफ़ करना कितना अहम और ज़रूरी है। बर्दाश्त और मुआफ़ करने की जितनी ज़रूरत और अहमियत आज के दौर में है ना, शायद इतनी कभी नहीं थी। और अगर हम पाकिस्तानी मुआशरे पे नज़र दौड़ाएं तो हर तरफ तंग नज़री, अदम बर्दाश्त और एक मुआशरती जो तफरीक है ना, हमें वो नज़र आती है। छोटी छोटी बातों पे कत्लो गारत गरी का बाज़ार गर्म रहता है। आम और रोज़मर्रा की बातों पर रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं। भाई भाई से उलझ रहा है, बिल ज़्यादा आ गया है तो भाई ने भाई की ही जान ले ली है। और यूँ महसूस होता है कि जैसे हर तरफ एक नफ्सा नफसी का आलम है और पूरा मुआशरा हमारा अदम बर्दाश्त, ज़द और झूठी अनाओं में झगड़ा हुआ है। याद रखें कि हमारे मुआशरे में रहने वाले सब लोग कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। हमारा लिबास मुख्तलिफ होता है, हमारे अकायद मुख्तलिफ होते हैं, हमारा रहने सहने का तरीका मुख्तलिफ होता है, सोचने बोलने के अंदाज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। और ये हर मुआशरे में होता है, ये ऐन फितरी है। तो आज हमारे मुआशरे में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जो सकत है वो क्यों नहीं मौजूद है, इसकी क्या वजूहात हैं, गुस्से पर हम क्यों नहीं काबू पा सकते हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात कर रहे थे प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपकी मुलाकात तो रोज़ाना की बुनियाद पर ही रहती है, तो आज हमने उन्हें स्टूडियो में मदऊ किया है। प्रोफेसर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, शुक्रिया आपका। और उसके साथ साथ डॉक्टर उसवा शहबाज ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर उसवा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले प्रोफेसर साहब आप ही से बात करूंगी। जिस तरह मैंने आज बात की आगाज़ में कि बड़ा खूबसूरत दिन है आज, रवादारी का, बर्दाश्त का, मुआफ़ करने का। लेकिन जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस माशरे में हम जी रहे हैं, एक नफ्सा नफसी सा आलम है। हमारे अंदर बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। छोटी छोटी सी बातों पे हम एक दूसरे को कत्ल करने के ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो आलम बनता जा रहा है नफ्सा नफसी का, बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही, रवादारी, मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है, तो इस किस तरह आप एलेबोरेट करेंगे, किस तरफ हम लोग जा रहे हैं? मुनीबा, सबसे पहली बात तो ये है कि इंसानी जो नफ्सियात है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम कंफर्टेबली कह सकते हैं कि इंसान में जो
शिकस्त और रेख्त का मादा है वो भी कुदरत ने इसके अंदर रखा हुआ है। अच्छा। फ्राइड ने अपनी आखिरी उम्र में आके हमें ये बताया कि इरोस और थैनाटोस ये दो ताकतें हैं जिससे ज़िंदगी आगे बढ़ती है। ठीक है। तो मोहब्बत ज़िंदगी के साथ भी, लेकिन शिकस्त और रेख्त की तरफ भी इंसान आमादा रहता है, जिसके इजहार जंग की सूरत में हमें पूरी तारीख भरी पड़ी है। इंडिविजुअल लेवल पे तो एक ये है। दूसरा मुझे याद आ रहा है यहाँ पॉल सार्त्र, ये था फ्रांसीसी वजूदी था फ़लसफ़ी, और उसने एक नो एग्ज़िट के नाम से एक ड्रामा जो है ना वो लिखा। उसमें यही बताया कि बज़ाहिर तो जहन्नुम, उसने एक जहन्नुम का ड्राइंग रूम एक दिखाया उस ड्रामे में, और कहा कि जो 3-4 कैरेक्टर्स हैं ये मौत के बाद एक दूसरे से मिले हैं, लेकिन अब बात करने के बाद भी एक दूसरे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं। और उसका बड़ा मशहूर फिक्र है कि हेल इज़ द अदर पर्सन, कि दूसरे शख्स की मौजूदगी ही बाज़ औक़ात आपके लिए जहन्नुम की तरह अज़ियतनाक हो जाती है। तो ये इंसान की फितरत में मौजूद है। मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ियों ने, नफ्सियातदानों ने इसको एक्सप्लोर किया। इसमें एक और अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो वो जो एक नरगसियत का मादा है वो फितरत ने रखा हुआ है, इंसान सेल्फ लव है। जब इन चीज़ों पर जद पड़ती है, अपने आप से मोहब्बत पर जद पड़ती है, तो फिर इंसान को एक तड़प होती है कि वो उसी शिकस्त और रेख्त की तरफ जाए। अच्छा, ये फितरी है। इसको टेम करने के लिए मज़हब की तालीमात हैं, ठीक है, बुजुर्गों की तालीमात हैं, सूफिया की तालीमात हैं, भले वो जिससे हम बहुत दूर हो गए हैं। जी हाँ, जिससे हम बहुत दूर हो गए हैं। और इसको भड़काती है जो चीज़, वो मुआशरे में नाइंसाफ़ी का होना है। जब मुझे पता चलेगा कि आपको बहुत कम मेहनत से बहुत ज़्यादा फल मिल गया है, वेराज मुझे बहुत शदीद मेहनत करने के बावजूद भी वो है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात, तो फिर नाइंसाफ़ी कोई, सब लोग तो सब्र नहीं करेंगे जी, ना। बिल्कुल। तो रवादारी बिल्कुल अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, लेकिन अपने हक़ के लिए खड़े होने के लिए तो वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र वाली बात है कि जब आप हक़ की बात करते हैं तो फिर सब्र करें, लेकिन पहले हक़ की बात तो करें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये क्योंकि आज बर्दाश्त का आलमी दिन है, तो इसका एक तो मकसद क्या है, दूसरा हम इसको किस तरह फ़रोग दे सकते हैं। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें क्योंकि कम होती जा रही हैं, हमारे अंदर टॉलरेंस कम होती जा रही है, गुस्सा बहुत ज़्यादा हमें आ जाता है, मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हो सकते हैं, वो कह लें कि मैशियत को लेकर भी हो सकते हैं, बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं, जिनके साथ साथ हमें इसको कोप अप करना है। तो मेंटली साइकोलॉजिकली हम किस तरह इसके साथ जूझ रहे होते हैं या कह लें कि सफ़र कर रहे होते हैं, इस पर डॉक्टर उस्वा आपने हमें बताना है कि हमारे अंदर जो ये इनटॉलरेंस, हम लोग के अंदर वो जो मादा है, जो एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा हो गया है। हम क्यों ऐसे होते जा रहे हैं? पहले भी ये सारी मुसीबतें, मुश्किलात, परेशानियाँ आती थी, लेकिन पहले मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं होती थी जो अब बहुत ज़्यादा होती जा रही है। टॉलरेंस का जो जब सबसे शॉर्टेस्ट जो डेफिनेशन है ना, वो ये है कि टू बी होल्ड विद इन व्हेन यू आर इन पावर। ओके। जब आप किसी से बदला ले सकते हैं, किसी से रिवेंज ले सकते हैं, किसी को उसके बराबर जो है हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम पावर में होते हुए भी वो चीज़ नहीं करते, तो इसका मतलब है हम टॉलरेंस क्या लेवल को समझ रहे हैं। Okay. लेकिन लेवल कम क्यों हो गया? क्योंकि अगेन वही बात कि एक्सेप्टेंस की कमी हो गई है लोगों में, कि जैसे सर ने कहा कि मेरे पास कम है, उसके पास ज़्यादा है, तो हम टॉलरेट नहीं करते जी। हम उतना हार्डवर्क भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम टॉलरेट भी नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को कि ठीक है, थोड़ा सा मुझे जो है ना यहाँ पे पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मुझे जो है वो थोड़ा सा और जो है ना एनवायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू जो है रीच करने की चीज़ों को ज़रूरत है, और जो मेरा मकसद है उसको अचीव करने के लिए मुझे मेहनत की ज़रूरत है। हम एफर्ट नहीं डालते, एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को, लेकिन हम जो है ना इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो यहाँ से शुरू होती है हर जहनी बीमारी, हर साइकोलॉजिकल इशू। मतलब फॉर एग्जांपल किसी के पास ज़्यादा है, मेरे पास नहीं है, तो मैं उसके लिए मेहनत नहीं करी, लेकिन मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं टेंशन लेने लग जाऊंगा, मैं जेलस हो रही हूँ, मैं उसको ट्राई कर रही हूँ किसी तरह मैं इसको जो है ना नीचे गिरा सकूँ, किसी तरह मैं इसको नुकसान पहुँचा सकूँ। और वो जेलसी का जो फैक्टर है ना, वो फिर आपके अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें, इम्पेशेंसनेस और टॉलरेंस का ना होना और बदला लेना और जेलसी, ये चीज़ों के फैक्टर्स आ जाते हैं। तो जहनी बीमारियाँ शुरू ही वहाँ से होती हैं जहाँ से हमारे अंदर टॉलरेंस ख़त्म हो गया है। अच्छा, ठीक है। सो टॉलरेट करना चीज़ों को या टॉलरेंस सीखना, ये एक बिहेवियर है, ये एक एनवायरमेंटल बिहेवियर है जो हम सीखते ही नहीं है, ना हमें पेरेंट्स सिखाते हैं ये चीज़ को, क्योंकि शुरू से ही बच्चे जब स्कूल में हैं तो उसको कंपटीशन में डाल देते हैं। कंपटीशन में डाला है तो मतलब ये कि अगर आपने बच्चे को पढ़ाना है तो फिर उसको आपने कहना है किसी भी तरह मुझे तुम्हारे 90% मार्क्स चाहिए।
तो आपको ये नहीं पता कि बच्चा जो है कितना ज़्यादा उसके पीछे साइकोलॉजिकली स्ट्रेस्ड हो रहा है और क्या हो रहा है। तो पेरेंट्स वहाँ से सीखते ही नहीं, वो क्योंकि नहीं टॉलरेट करे, आपका बुरा रिजल्ट आ गया तो वो बच्चे को जो है वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर देंगे, तुम नालायक हो, तुम ऐसे हो। वहाँ से हम सिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ही टॉलरेट नहीं कर रहे हैं तो बच्चा भी फिर जो है ना वो चीज़ सीख वो लेता है, चीजें नहीं टॉलरेट करता है, या उसके ट्रेट्स में ही वो चीजें नहीं आप आती बच्चे हैं। को वहीं से नफ्सियाती बीमारियों में जो है ठीक ना है। वो गेट खोल देते हैं उसके ठीक। लिए, वो एंटर हो जाता है डिप्रेशन, एंजाइटी, इम्पेशेंसनेस और जो है वो रिवेंजिवनेस वो आ जाती है। वो आ जाती है। तो प्रोफेसर साहब, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बात की है तालीम के हवाले से, आप वाबस्ता हैं बराह रास्त स्टूडेंट्स के साथ, आपका वास्ता पड़ता है रोज़ाना की बुनियाद पर, तो आपके ख़्याल में जो रवादारी को फ़रोग देने के हवाले से तालीम का कितना अहम किरदार है? बहुत अहम किरदार है। देखिए, हमारा मुआशरा इस वक्त एक भेड़ चाल का शिकार है कि तालीम वो हासिल करनी है जिससे इंस्टेंटली डिग्री मिले और उसके बाद जॉब मिले। बिल्कुल, जॉब मिले या कारोबार करें। सवाल ये है कि ये इंसान ने इतनी तवील तारीख में आर्ट को क्यों जन्म दिया और आर्ट की तालीम क्यों यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा इसका रिवाज दिया गया। मैं एक छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे एक दोस्त थे, मतलब इस वक्त वो शुबा फ़लसफ़ा में पढ़ाते हैं। उनसे मैंने पूछा कि मौसीकी का क्या किरदार है इंसान की तामीर और आप जानते हैं कि अफलातून ने कहा था कि मौसीकी लाजमी करार दी जाए, तो ये आर्ट की एक फार्म ही है ना। तो उसने कहा कि जब शुरू में आप जाते हैं ना उस्ताद के पास, तो राग एमन से वो शुरू करता है, राग एमन से सिखाना। कहता है कि राग एमन से पहले इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की जाती है आपकी पेशेंस की और कंसंट्रेशन की। वही जो जेन जी का मसला है कि ज़्यादातर अटेंशन उनका स्पैन है ही नहीं, कम हो गया। बिल्कुल, वो कहते हैं कि पूरी तरह, उन्होंने एक बड़ी अच्छी मिसाल, जिन्होंने कहा कि राग एमन सीखने वाला जो नया लड़का आया है उसको कहा जाता है कि तुम्हारी भले इस वक्त गाड़ी वो जो छूट रही है और प्लेटफॉर्म से चल पड़ी है उसका ख्याल भी नहीं करना, दुनिया को पता ना चले कि तुम्हारी गाड़ी छूट रही है और ये आखिरी गाड़ी थी। इस तरह फोकस्ड होके इस तरह आपने कंसंट्रेटेड अंदाज में इसको सीखना है। आर्ट जो है ना हमें रवादारी सिखाता है जी, सबसे ज़्यादा सब्र। देखें, बाहर जब एग्जीबिशंस लगती हैं तो लोग बाकायदा सामने बेंचेस रख के कई दिन डिस्कस करते रहते हैं एक तस्वीर को। इसीलिए तो 300-300 साल मोनालिसा जैसी तस्वीरें जो है वो हमारे तक ट्रैवल करके आती हैं। दूसरी बात है कि फ़लसफ़ा जो है ना वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस को इंश्योर करता है। फ़िलासफ़ी को पढ़ाया जाए, फ़िलासफ़ी आपके अंदर ये जिगरा, ये हौसला पैदा करेगी कि मैं इख्तलाफ राय को सुनूं और उसके बाद उस पर वायलेंट होने के बजाय एक अपनी दलील बनाऊं। अब ये दलील जो है ये फिजिकल के बजाय मेंटल एक्सरसाइज है और ये बेहतरीन तरीके से इंसान की ट्रेनिंग कर सकता है फ़लसफ़ा। तो मेरा ख्याल है कि तालीम में दो चीज़ें लाजमन शामिल कर देनी चाहिए। अपनी वोकेशनल जो स्टडीज़ हैं उसके साथ साथ आर्ट की तालीम लाजमी हो। जितने बड़े सूफिया हैं उनकी शायरी जो है वो सब रवादारी सिखाती है। इसी तरह फ़लसफ़ा जो है ये आपको पीसफुल को एग्जिस्टेंस। नहीं तो ये फिर स्टूडेंट्स अपने तहत आपके तौर पर करें या फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होना चाहिए? रियासत को ये करना है लाजमन के वो ये बताए कि हमें इतने डॉक्टर्स इंजीनियर्स के साथ साथ इतने लोग आर्ट के भी चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों की ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं और ट्रेनिंग फ़र्द की जो इस्लाह है वो रियासत की सरपरस्ती, जो मेंटोरशिप है रियासत की, पेट्रोनाइजेशन, उसके बगैर नामुमकिन है। वरना तो इसी तरह ये कि आप एक वो चरवाहा है उसके सामने आगे भेड़ें जा रही हैं, वो फ्री छोड़ दे तो डायरेक्शनलेस। जी हाँ, वो कोई किधर। इसी तरह हमारे बच्चे हैं आजकल बैठते हैं क्लास में, मैं कहता हूँ कि यार तुम लोग कलम कागज भी नहीं लेके आते। कहते हैं हम सब कुछ याद हम यहाँ भी याद कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं कहता हूँ अपना दिमाग हमें दे दे, हमें तो अभी भी जरूरत पड़ती है पेन और पेंसिल की कि हमने लिखना होता है। तो आप एंड पे डॉक्टर उसवा क्या कहेंगे, किस तरह इस चीज़ को कंक्लूड करेंगे और बेहतर कर सकते हैं हम एज अ इंडिविजुअल भी? देखिए, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा। अगर आप जो है वो जैसे मैंने कहा कि टॉलरेंस जो है एनवायरमेंटल बिहेवियर है, हम इसको सीखते हैं। तो एक तो पेरेंट्स को पेरेंटिंग के प्रोसेस के अंदर सिखाने की ज़रूरत है कि अगर किसी बच्चे में कोई कम एनर्जी है या कोई ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, और आप जो है वो नार्सिसिज्म की तरफ नहीं जाएं और उसके क्या तरीके हैं, क्योंकि नार्सिसिज्म की तरफ आप जब चले जाते हैं ना तो फिर आपके अंदर टॉलरेंस कम हो जाती है। हर वो बिहेवियर बच्चों को सिखाने की बीइंग टीचर्स, बीइंग थेरेपिस्ट और बीइंग पेरेंट्स हमें ज़रूरत है
कि हम अपनी नई नस्ल को ये चीज़ सिखाएं कि टॉलरेंस क्या है, क्योंकि Okay. हमने टॉलरेंस से बच्चों को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया, ना हम खुद इंट्रोड्यूस्ड हैं इससे और ना ही हमने। इसीलिए तो क्राइम का रेट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए साइकोलॉजिकल ठीक है। डिसऑर्डर्स का रेट बहुत ज़्यादा है. सो वी नीड टू लर्न टॉलरेंस एंड ठीक वी है। नीड टू बिहेव बीइंग पेशेंट. मतलब हम बड़े ही अगर इनटॉलरेंट होंगे तो फिर हमारे बच्चे भी तो वैसे ही होंगे ना, तो इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर काम करें और फिर बाकियों को कह ले के समझाने की कोशिश किया करें. हम खुद करते नहीं और बच्चों को कहते हैं कि वो हमें देखकर काम करें, ऐसा नहीं हो सकता है, पहले अपने ऊपर काम करना चाहिए. हमारे पास प्रोफेसर अहमद हमाद साहब मौजूद थे. प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आप यहाँ पर आए. डॉक्टर उस्मा ने हमें ज्वाइन किया, तो डॉक्टर उस्मा थैंक यू सो मच कि आप भी यहाँ पर आई. और इसके ऊपर हमने बात की है कि बर्दाश्त और रवादारी को किस तरह फ़रोग देना है. यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू जागो लाहौर. जनाब, स्मॉग का नेशनल डिज़ास्टर ना सिर्फ लाहौर बल्कि अब ये पूरे पंजाब को अपनी लपेट में ले चुका है. अस्पतालों में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन स्टडीज़ उधर करवा दी गई है, शिफ्ट करा दिया गया है. और लाहौर और मुल्तान में कंस्ट्रक्शन को आज हफ्ते से अगले इतवार तक बंद किया गया है. रेस्टोरेंट्स को 4 बजे डाइन इन की इजाज़त होगी, सिर्फ 4 बजे तक, दोपहर के 4 बजे तक, जबकि 8 बजे तक टेक अवे जारी रहेगा. और लाहौर और मुल्तान में अगले जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन हो सकता है. बुध तक ट्रैफिक और AQI की सूरत हाल देखकर मज़ीद फैसले किए जाएंगे. कल वज़ीर माहौलियात ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. आइए सबसे पहले सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, फिर उसके बाद डिस्कशन का आगाज़ करते हैं. मार्च में ही वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉग की 10 साला मंसूबा बनाया और 10 साला मंसूबा जो है ये इस शक्ल के अंदर तमाम सेक्टर्स को इकट्ठे बिठाकर पहली दफ़ा स्मॉग से पहले स्मॉग मिटिगेशन के ऊपर प्लान बना और इसके अंदर तमाम सेक्टर्स के साथ मिलकर, तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉग की 10 साला मंसूबा बनाया गया और उसके अंदर जो सेक्टर्स थे उनको अहदाफ दिए गए, चाहे वो एनर्जी हो, ट्रांसपोर्ट हो, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, CNW हो, महकमे हो जिसमें LDA का महकमा है, PHA का महकमा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है. तमाम सेक्टर्स को बिठाकर जो जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे उनके सेक्टर्स के उनके मुताबिक उनको अहदाफ दिए गए. वज़ीर आला पंजाब ने इसमें सेक्टोरल अहदाफ भी दे दिए हैं और वज़ीर आला पंजाब इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और महकमे इसके अंदर अपने अपने डिपार्टमेंट्स की मॉनिटरिंग, उनके अहदाफ और उनकी टारगेट ओरिएंटेड कर रही हैं. और जनाब, ये मरीम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से धुआंधार कल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, कुछ मज़ीद सख्त फ़ैसले लिए गए हैं कल की कॉन्फ्रेंस में और आज से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो गई है. हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है लाहौर में और ख़ास तौर पर मुल्तान में. तो इस पर किस तरह ये मनसूबा बंदी की गई है, उन्होंने कहा है कि 10 साल का जो मनसूबा है वो बनाया गया है, उसको अलाइन किया गया है, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी स्मॉग के तदारुक के हवाले से. तो किसको कितना नुकसान पहुंच रहा है या किसको कितना फ़ायदा हो रहा है, उस पर बात कर लेते हैं. हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं. मोहम्मद अशफाक हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है. अशफाक, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में. उसके साथ साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है नसीर कंबो साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है. नसीर साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं. और हबीब खान साहब हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे. हबीब साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में. हबीब साहब, सबसे पहले आप ही से बात करेंगे. जैसे उन्होंने कहा कि हमने सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स थे या फैक्टर्स थे उनको अलाइन करके और देन ये मनसूबाबंदी की है, तो आप लोगों से या बिजनेस कम्युनिटी से क्या ये डिस्कशन की जाती है कि हम लोग ये फैसले लेने जा रहे हैं कि आपके ऊपर ये इम्पैक्ट आ सकता है, तो उसको किस तरह कोप अप किया जा सकता है? जी, बात ये है कि आई एम एन एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन. हमें तो कोई इसके अंदर कंसल्टेशन या हमसे मशवरा नहीं लिया गया. अच्छा. ठीक है. और ये फैसला किया गया कि रेस्टोरेंट्स जो हैं वो 4 बजे डाइन इन, दोपहर के 4 डाइन तो शाम को होता है लेकिन डाइन इन जिसे कहते हैं वो 4 बजे बंद कर देंगे. अच्छा. तो रेस्टोरेंट की जो हम जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं लोगों को, वो ज़्यादातर डेली वेज अर्नर्स होते हैं. ठीक है. तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा हमारी जो वर्कर्स हैं उन पे. अच्छा, हालांकि रेस्टोरेंट्स का कोई डायरेक्ट कल्पेबिलिटी है ही नहीं, कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं इस स्मॉग के हवाले से.
रेस्टोरेंट्स तो इनफैक्ट स्मॉग अगर एक चूल्हा जलता है रेस्टोरेंट का तो वहाँ 100 बंदे जो खाना खाने आते हैं उनके चूल्हे नहीं जल रहे होते। तो ये तो एक इनफैक्ट इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट्स को, बिजनेसेस को बंद करने से कोई हल तो नहीं आएगा ना। प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो कहीं और हैं। रेस्टोरेंट्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू स्मॉग, नॉर डू स्कूल्स और मॉल्स। ये तो मसला जो है जिसके अंदर मैंने अब ये पॉलिसी पढ़ी नहीं है, लेकिन जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, ओके, गाड़ियों में जो फ्यूल हो रहा है, ओके, हाँ, व्हीकलर एमिशंस इज द नंबर 1 कॉज, ठीक है। उस तरफ कोई पॉलिसी के अंदर करें, उनको रोकें। 2 स्ट्रोक इंजन जो हैं वो बंद करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इनकरेज किया जाए। ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी से ये चीज़ें ठीक होंगी। और भी बड़ी इसके अंदर हैं चीज़ें, लेकिन बिजनेसेस को बंद करना जो है इज नॉट अ सोल्यूशन। मतलब ये 4 बजे वाली जो पॉलिसी इख्तियार की गई, इसमें आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है? बिल्कुल नहीं जी। तो आप लोग मान लेंगे ये? देखिए, हम तो कोऑपरेट करते हैं। मेरा ये वैसे मौक़िफ़ है कि ये जो स्मॉग का प्रॉब्लम है, अक्सर लोग इसको आजकल पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है। ये पॉलिटिसाइज नहीं करने वाली चीज़, ये किसी एक हुकूमत का कसूर इसमें नहीं है, ठीक है, सबका ही कसूर है। देखिए, पिछले 70 साल से आज जाके कुछ पॉलिसी बनी है, लेकिन 70 साल से कोई पॉलिसी लॉन्ग टर्म नहीं बनाई गई, तो ये उसका रिजल्ट है। तो अभी इन्होंने 10 साल पॉलिसी बनाई है, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट किए गए हैं। अशफाक साहब, आप ही बताएं हमें कि उन्होंने कहा है, जैसे मरियम औरंगजेब साहब ने, कि 10 साल प्लान हम लोगों ने बना लिया है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे, क्या क्या पॉइंट्स उसमें हैं? जी बिल्कुल, जो आजकल जो स्मोक में जो इजाफा हो रहा है, जिससे पूरा एक जो शहरी घरों में महसूर होकर रह गए, उसकी बुनियादी वजह ये है कि आज तक किसी हुकूमत ने लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई नहीं है। हाँ, हर हुकूमत क्या करती थी कि अगस्त से दिसंबर तक कुछ चीज़ें बंद कर दी, ट्रांसपोर्ट पर एक्शन ले लिया और फिर स्मोक गुजर गई और बात ख़त्म हो गई। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो वज़ीर माहौलियात हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, जनेवा जाने से पहले अरबों रुपए के ऐसे मंसूबों की मंजूरी देकर गई हैं जो कि स्मोक के तदारुक का बायस बनेंगी, और ये लाहौर शहर जो है ये असल हालत में बागों का शहर कहलाएगा। तो ये बात किसी को भी नहीं पता थी, हमें भी नहीं पता थी। उसकी वजह ये थी कि वो जनेवा चली गई, मंसूबों की मंजूरी हो गई और कोई उसकी बात नहीं हो सकी। ये बात उस वक्त सामने आई जब एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक ने कल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम, जो कि स्मोक के तदारुक के लिए कई सालों से केस की समाअत कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पर अदालत को ये बताया कि हुकूमत पंजाब एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रही है जिसमें स्मोक का तदारुक होगा, वाटर पॉलिसी होगी, फूड सिक्योरिटी होगी, जो ये फॉरेस्ट का इशू है ये मसला हल होगा। इसी तरह के और एक दो और मंसूबे भी हैं जो इस सारे पानी को महफूज बनाने के प्रोजेक्ट हैं। तो 10 साल का ये मंसूबा है। इशफाक साहब, जिस तरह आपने बताया कि ये चीज़ें, और दूसरा जस्टिस शाहिद करीम भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और आए रोज़ हम देखते हैं कि इसके ऊपर समाअत भी हो रही होती है स्मोक के ऊपर, और वो रिमार्क्स भी दे रहे होते हैं कि किस तरह इस पर काबू हमने पाना है। जी तकरीबन बिल्कुल, वो ना 4 से 5 साल से इस केस की समाअत कर रहे हैं और रेगुलर इसकी समाअत हो रही है। और चाहे साफ़ पानी को बचाना हो, उसको महफूज बनाना हो, बारिश के पानी को महफूज बनाना हो, तो बहुत ज़्यादा काम उन्होंने उनके अहकामात पर गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन पहली मरतबा ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने अस खुद इस मामले को संजीदा लिया और माहौलियाती आलूदगी को संजीदा लिया और लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी बना रहे हैं। और उस पर फिर जब ये रिपोर्ट एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक ने अदालत में जमा करवाई, तो अदालत ने इस हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा और उन्होंने कहा ऐसी ही पॉलिसी बननी चाहिए। 1 माह या 2 माह की पॉलिसी से स्मोक ख़त्म नहीं होगी, माहौलियाती आलूदगी ख़त्म नहीं होगी। अब मैं जब ये रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई तो उसमें हर एक चीज़ के लिए ये बातें ज़बानी नहीं थी, ये बातें रिटर्न शेप में थी। तहरीरी रिपोर्ट जमा हुई है और अदालत को ये बताया गया है कि अरबों रुपए जो है वो इस बजट में मुख्तस कर दिए गए हैं और के वाले से। हाँ जी, और उन्होंने कहा कि बसें, इलेक्ट्रिक बसें खरीद ली गई हैं। फरवरी में ये बसें लाहौर की सड़कों पर होंगी और यहाँ से जो स्पीडो बस है जो धुआं ही धुआं कर देती है, ये सारी बंद हो जाएंगी। और इसी तरह से उन्होंने फिर ये भी बताया कि जो ग्रीन एरियाज पर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, अब पूरे पंजाब में इस पर पाबंदी लगाई जा रही है। पहले इससे पहले ऐसा नहीं था, इससे पहले सिर्फ लाहौर और जो दीगर जो चंद एक अजला हैं उनको शामिल किया गया था, लेकिन अब इसको पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल किया जा रहा है। और साथ ही साथ फिर ये आ जाते हैं भट्टे, ईंटों के भट्टे जो बनाने वाले हैं, चिमनियों से जो धुआं निकलता है। उन्होंने कहा कि हमने ये एक बहुत दिलचस्प बात है, उन्होंने कहा कि जब वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा जिनेवा में मौजूद थी
तो रोज़ाना की बुनियाद पर एक मीटिंग हो रही थी, अच्छा। जिसमें तमाम जो कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड्स थे वो ब्रीफ करते थे कि आज स्मोक के तदारू के लिए हमने ये किया सही। और जिन्होंने वायलेशन की उनके खिलाफ ये एक्शन हुआ, और जहाँ से चिमनियों से धुआं निकलता है वहाँ पर कैमरेज लगाए गए हैं ताकि लोगों को मौके पर जाकर पकड़ा जा सके। तो ये वो सारी बातें थी जब हुकूमत पंजाब के जो कि एडवोकेट जनरल पंजाब हैं हालिद साहब, जब उन्होंने ये अदालत को बताया तो अदालत ने इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने फिर एडवोकेट जनरल ने ये कहा, उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा कि स्मोक कल ख़त्म होगी या परसों ख़त्म होगी, लेकिन जो प्रोजेक्ट हम लेकर आ रहे हैं ये आने वाले दिनों में अब देखेंगे कि स्मोक का यहाँ से नामो निशान मिट जाएगा और लोग कभी याद करेंगे कि स्मोक कभी हुआ करती थी। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये जो कुछ आजकल हो रहा है ये एक दो दिन की बात नहीं है। जैसे अभी हबीब साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि हमें लूप में लेना चाहिए था, जी स्टेक होल्डर्स है ना, एक करना चाहिए था, बिल्कुल। लेकिन मैं इनको ये कहूँगा कि एमरजेंसी नाफिज की गई है। अच्छा। हालात इस कदर ख़राब हैं, अगर 200 बंदा घरों से बाहर निकल के होटलों में आएगा तो वो गाड़ियों पर ही आएगा ना। तो एक मरतबा गवर्नमेंट ये करना चाह रही है कि हम सबको घरों में रखें, हम करने देते सबको हैं, घरों में रखें, तो हम देखते हैं कि कितनी कमी आती है। अच्छा, दूसरा जैसे मैंने ग्रीन और ब्राउन जो प्लान है वर्टिकल सोसाइटीज़ के हवाले से, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो नज़र क्यों नहीं आ रही है? अच्छा देखिए, वही बात आ जाती है कि जो इससे पहले जो पॉलिसीज बनी थी ना वो बनी थी 2 माह और 3 माह के लिए। सही। इससे पिछली गवर्नमेंट भी थी, उससे पिछली गवर्नमेंट भी, किसी ने इस मामले पर देखा नहीं है। सही। और यही बात कल एडवोकेट जनरल पंजाब हालिद साहब ने कही कि मैं ये हैरान था कि सिर्फ लाहौर के लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी कि ग्रीन एरिया और ब्राउन एरिया। आप चले जाएं दूसरे इस्लाम में, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ के लिए तो ना ग्रीन को देखा जा रहा है ना ब्राउन को देखा जा रहा है, और सोसाइटीज बन रही हैं। हाँ। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि अब हमने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। तो जो आपने कहा कि हाई राइज बिल्डिंग बननी चाहिए सारे, उस पर हमें जाना चाहिए, तो उसके ऊपर भी मेरे ख्याल में प्लानिंग हो रही है। अच्छा। लेकिन असल सिर्फ बात यह है कि अब जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जा रही है, कुछ बन गई है, जो रिपोर्ट जमा भी हुई है, तो ये एक अहम बात है, ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ है और ये कोर्ट में सबमिट हो चुकी है और अदालत के फैसले का हिस्सा बन चुकी है। तो इसलिए गवर्नमेंट को अब इम्प्लीमेंट करना होगा, करना पड़ेगा। अगर ये चीजें साल 2012-13 में इम्प्लीमेंट की जाती तो इधर स्मोक का नामो निशान नहीं होना था। तो आज ये हमें जो तो ये होटल भी बंद नहीं होने थे। डिजास्टर है एग्जैक्टली, और उसका जो इम्पैक्ट है आम आदमी को भुगतना पड़ा है वो ना होता। और जिस तरह हम ये वर्टिकल बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो लाहौर सबसे ज़्यादा स्मोक से इफेक्टेड है, दूसरा मुल्तान आपने देखा होगा और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आमों के बागात वहाँ पर काटे गए हैं और एक नई जो है ना वहाँ पर सोसाइटी बनाई गई है, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है कि मुल्तान में भी इमरजेंसी नाफिज की गई है। वहाँ पे स्मॉग ने भी कह ले कि जो जिस तरह यहाँ पर हम मुतासर हो रहे हैं वहाँ पे मुल्तान के लोग भी मुतासर हो रहे हैं। तो ये जो वर्टिकल बिल्डिंग्स के हवाले से भी हमारे कवानीन मौजूद होंगे कि नहीं मौजूद है? देखिए, ये आप मुल्तान वाली जो बात कर रहे हैं, मुल्तान का तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लाहौर से हमसे भी ज़्यादा है। एग्जैक्टली, वो पहले नंबर पर आ रहा है। मुल्तान शहर जो है ना, वो देखें कि अगर आप उसको आधे घंटे में उसका चक्कर लगा लेते हैं ना, तो वो वहाँ पे जो सोसाइटी बनाई गई है वो 1 घंटे में, यानी मुल्तान शहर से वो बड़ी है रकबे के लिहाज से। तो अब देखें ना, वो सारा जो शहर बसाया गया है, तो वो आमों के बागात काटे गए या वहाँ पे बिल्डिंगें बनी, वहाँ पे डेवलपमेंट हुई, वो कंक्रीट वर्क जो है उसने सारा जो है वो स्मोग या एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसको बढ़ाने में अपना रोल अदा किया। अब देखें, जो आप कह रही हैं कि बिल्डिंग्स जो हैं वो या फ्लैट्स की सूरत में या रिहायशी जो मंसूबे हैं किस तरह बनाए जाएं वर्टिकल की सूरत में, तो देखें एक तो इसमें यह है कि आबादी जब बढ़ती है, अगर हम सोसाइटियाँ बनाते जाते हैं तो उसमें जो है वो एग्रीकल्चर लैंड कम होती जाती है और उससे जो है अनाज पैदा होता है या दूसरी चीज़ें जो हैं उसका अल्टीमेट जो है वो फुकदान होना है और उसके बाद जो है वो दरख्त काटे जाने। तो ये तो इस लिहाज से भी है कि अब शहर लाहौर इतना बड़ा है तो बिल्डिंगें बनाई जाए, रिहायशी प्रोजेक्ट बनाए जाए और उसको इस तरह बनाया जाए कि पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाए ताकि उसमें ग्रीनरी हर चीज़ ना मुतासर हो। ना कि आप सोसाइटी बना लें 4 कनाल का घर, 6 कनाल का घर, तो वो तो ज़मीन सारी आप कवर करते जा रहे हैं। तो अब देखें, अदालत ने भी पिछली तारीख पे यही फरमाया कि आप अमली तौर पे पेपर वर्क पे आपने बहुत काम कर लिया। अब बात यह है कि ज़मीनी हकायक इन चीज़ों को अगर रिजल्ट आएंगे तो ये आपकी बातें जो हैं वो इनके हकीकत है, अगर नहीं है तो फिर ये सारा ज़ुबानी जमा खर्च है। अब देखें किस तरह, देखें स्मोग में गाड़ियों का या रिक्शों का या कारों का या मोटरसाइकिलों का 70% रोल है, भट्टों का रोल है, या जो रवायती इंडस्ट्री है उसका रोल है,
या आप कह लें कि जो फसलों की बाकियात दिलाई जाती है, इनका रोल है। अब देखें इंडस्ट्री को आपने कैसे शिफ्ट करना है, इंडस्ट्री दोस्त पॉलिसी होनी चाहिए ना, उसमें आपने किसी के ने अपनी फैक्ट्री को जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी में, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी में लेके आना, तो उसको आपका फाइनेंस सस्ते कर्जे आपको देने पड़ेंगे, आपको उनके साथ जो है वो इंसान दोस्त पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इसी तरह रोड पे गाड़ियां हैं, किसी को कहें कि जी आप ये मोटरसाइकिल जो है इसको बेच दें, कुछ पैसे आप डालें, कुछ हमसे लोन लें, आप मोटरसाइकिल लें, इलेक्ट्रिक बसें हैं वो रोड पे चलें, तो फिर कन्विंस किया जाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। अब देखिए हमने कितना अच्छा काम कर लिया कि हमने मेट्रो ट्रेन बना ली, वो इलेक्ट्रिक पे है। अब हमें नीचे ये इंतजाम करना चाहिए कि वो रोड खाली हो या उसमें नीचे बसेस चले तो वो इलेक्ट्रिक ही चले, ना कि हमने वो, अदरवाइज तो रिजल्ट हासिल नहीं होंगे। तो इस यही लेकिन आपको लगता है कंबो साहब के ये जो इलेक्ट्रिक बसेस की बात की जा रही है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है इसका स्मोक के तदारुक के हवाले से? परमानेंट वो तो एक हल है। हाँ। वो तो देखे ना एक सेक्टर है, हाँ। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको मुंतकिल करना है लाहौर से बाहर। फिर जो ये जो टायर बनाने वाली हैं, फिर उसके बाद आपने देखा होगा ये प्रोटेस्ट होता है तो सारे टायर को आग लगा देते हैं और धुआं हो जाता है, को आग लगाई जाती है। और फिर जो दूसरी ट्रांसपोर्ट है, बड़ी जो ट्रांसपोर्ट है, उनका धुआं जब वो आती हैं शहर में, ट्रालियां, ये सारी तो चीजें, वो भी चीजें देखने वाली हैं। हम इसको मैं पॉइंट आउट करूंगा कि सबसे जो बुनियादी चीज है ना, जिस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए कि हमें अपनी आबादी जो है ना, उसका वॉल्यूम जो है उसको भी मिनिमाइज करना चाहिए। अच्छा, देखें अगर इंसान बढ़ते हैं तो उसके लिए घर बनाने की जरूरत है, सोसाइटियां बढ़ती हैं, तो मैं समझता हूँ कि आबादी भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो बेहंगम इजाफा हो रहा है ना। ये चीजें देखें, आबादी बढ़ती है, रोड्स पे रश आ गया, सोसाइटीज बन रही हैं, बेतहाशा मर्तबा कंबो साहब बात कर चुके हैं कि आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से प्रोग्राम्स हमें लॉन्च करने चाहिए, अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए, लेकिन हम तो अपने प्लेटफॉर्म से कर रहे होते हैं। अब एक पूरा इदारा भी बनाया गया है इस हवाले से, पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से, पता नहीं वो काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। पॉपुलेशन प्लानिंग जो थी अयूब खान के दौर में 1960s के अंदर बहुत उसको फरोग दिया गया था और एक मुहिम चलाई गई थी, 2 बच्चे खुशहाल घराना। ठीक है, चाइना ने अब देखें वन चाइल्ड पे पॉलिसी बना। इस तरह की गवर्नमेंट को इस वक्त पॉपुलेशन प्लानिंग की बड़ी अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए और उसको बहुत इन्फोर्स करना चाहिए। और दूसरा ट्रांसपोर्ट की भी, जैसे मैंने बात की कि ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियां नहीं निकालेंगे और वो ट्रांसपोर्ट दूसरी यूज करेंगे। इंसेंटिव देना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो मैंने यहाँ हमारी आजकल असेंबली हो रही है गाड़ियों की, उसके अंदर कोई इजाज़त ना दें ये पेट्रोलियम, हाइब्रिड की इजाज़त दें या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की असेंबली की इजाज़त दें। और इंपोर्ट भी हो रही हैं, उसके अंदर सिवाय इलेक्ट्रिक व्हीकल के और किसी को इंपोर्ट ना करें। हाँ, वो और बात है कि फिर बिजली कम हो जाएगी हमारे पास। फिर बिजली का कोई एक मसला थोड़ी है। लेकिन उसके लिए एक सोल्यूशन ये है कि हमारे पास बेतहाशा हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्स है। ओके, 50,000 मेगावाट्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिजली। अच्छा। अगर हम अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज को डेवलप करें। हाँ, उसकी तरफ भी एक पॉलिसी बनाई जाए फिर। सही, ये भी एक पॉइंट है कि अगर बिजली का मसला आ जाता है तो ये उस पे आ जाए। आपको देखें कुरान पाक में है, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो पता नहीं इस पे बात कर रहा है या नहीं, कि कुरान पाक में है कि माँ बच्चे को 2 साल मदर फीड जो है करवाए। अब ऑटोमेटिक देखें 2 साल मदर फीड है तो अगली प्रेगनेंसी होते 9 महीने 3 महीने का ऑटोमेटिक देखे। तो ये देखे कुरानी अहकामात या इस्लामी तालीमात जो है उसके मुताबिक बात करके लोगों को कन्विंस किया जा सकता है, बट ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। लास्ट चल रहा है, मैं अशफाक साहब आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक बसेस आ जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक हो जाएगा ट्रांसपोर्ट का, लेकिन क्या हमारी हुकूमत के पास इतने पैसे हैं, इतने फंड्स हैं कि वो मुझे और आपको भी पैसे दे सके हाफ के शेयरिंग पे, आप जो है ना वो अपनी गाड़ियां ले लें या इलेक्ट्रिक बाइक्स ले लें? हुकूमत तो पहले ही आपको पता है चक्कर लगा रही है दूसरे ममालिक के अच्छा कंट्री चलाने के लिए। हाँ। ठीक है, मुश्किल हालात ज़रूर हैं, यही वो बात है कि मुश्किल हालात ज़रूर हैं। अब हमें हुकूमत पर ही ट्रस्ट करना होगा, हमारे पास इसके अलावा चारा कोई नहीं है। अच्छा। और हुकूमत अब इस अवाम के साथ खड़ी है और अवाम की फलाह बहबूद के लिए किसी न किसी तरह से कोई फ़ंड उठा के इनकी हेल्प कर सकती है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट का फ़ंड को कट लगा कर इधर कर सकती है। तो ये चीज़ें हुकूमत कर सकती है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, एक बात जो ये सारा आज कुछ हो रहा है,
अब इसकी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत को हम इतना नहीं कह सकते, लेकिन पिछली हुकूमतें इसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पिछली हुकूमत में भी तो यही लोग थे हाँ, ना। मतलब अब ये कह सकते हैं तहरीक इंसाफ। लेकिन किसी का ब्लेम नहीं, एक ये पोलिटिसाइज नहीं हो सकता ये इशू। मैं बताता हूँ सर किस तरह से नहीं हो सकता, किस तरह है ये। जस्टिस शाहिद करीम पिछले 4 या 5 साल से ये हेयरिंग कर रहे हैं इस केस की। ठीक है। आप बिलीव करें कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट की कि हुकूमत के ज़हन गुमान में भी नहीं थी। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि ये जो गाड़ियां धोई जा रही हैं साफ पानी के साथ और पानी ज़ाया हो जा रहा है, ये क्या अपने सारे पानी आप ख़त्म कर देंगे ज़मीन से, उसमें रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाएं। मतलब ये कितनी बड़ी बात है। फिर साफ पानी के साथ सड़कों को वॉश किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि आप नहरी पानी आ रहा है, दूसरा पानी आ रहा है, आप उससे ये जो वज़ू का पानी मसाजिद में इस्तेमाल हो रहा है उसको इकट्ठा करें, उसको यूटिलाइज करें। इसी तरह से जो ये रेस कोर्स पार्क है, एचिसन का पार्क है और गवर्नर हाउस का, इसको सारा पानी जा रहा था ज़मीन से निकाल कर साफ पानी। हालांकि नहरी पानी का वाटर चैनल बना हुआ था, वो चैनल बंद कर दिया उन्होंने, वो उन्होंने खुलवाए। फिर ये सारी फैक्ट्रियां, उन्होंने धुआं वाली जो फैक्ट्रियां थी उनको बंद करवाया, उनके खिलाफ एक्शन लिए। तो ये वो सारे काम थे जो गवर्नमेंट के करने वाले थे। अब बदकिस्मती से जो हमारा इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट था वो सोया हुआ था, या फिर वो जहाँ जा रहे थे पैसे लेके काम कर रहे थे और वो चीज़ें सिस्टम चल रहा था। तो ये वो सारे काम अदालत ने करवाए पिछले चंद सालों में। अब जाकर हम यहाँ पर पहुँचे जब हमने 10 साला प्लान बनाया है। हालांकि ये प्लान अगर बनना चाहिए था, ये 2012 में बन जाना चाहिए था, और पता होना चाहिए था कि आने वाले दिनों में ये मसला हो सकता है, मसला आ सकता है। तो जनाब ये इन डिटेल में हमने गुफ्तगू की है स्मोक तदारुक के हवाले से, जो जो फैसले लिए गए हैं, किस किस इंडस्ट्री को कह ले कि बंद किया जा रहा है, कौन कौन से शोबे से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि स्मोक पर काबू पाया जाए, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स भी लिए जाए, इकदाम उठाए जाएँ, हुकूमत जो है वो सख्ती भी करे। लेकिन एक आम आदमी के लिए भी सोचना चाहिए कि क्या ये जो सारे फैसले लिए जा रहे हैं उससे वो मुतासर तो नहीं हो रहा, वो ऑलरेडी बहुत पिसता जा रहा है तो और तो नहीं पिस रहा, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। हमारे साथ हबीब खान साहब मौजूद थे, नसीर कंबो साहब मौजूद थे, मोहम्मद अशफाक ने हमें ज्वाइन किया था। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप तीनों यहाँ पर आए। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।